अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सैमुअल बेकेट की लाइफ एंड बायोग्राफी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ हियर यू कैन सी दिस अ पिक्चर ऑफ सैमुअल बेकेट। आप देखें कि जब भी आप कोई रीडिंग करने जा रहे हैं किसी भी बुक की, तो आप लाजमी राइटर को देखें, क्योंकि राइटर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको राइटर की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है कि राइटर किस तरह के हैं और उन्होंने किस तरह का लिखा हुआ है। सो हेयर वी हैव हिज एंटायर बायोग्राफी। कि उनका जो फुल नेम था वो है सैमुअल बार्कले बेकेट, और वो अप्रैल 13 को काउंटी डुबलिन आयरलैंड में पैदा हुए थे, और दिसंबर 22 को 1989 में पेरिस में उनकी डेथ हुई थी। और जो पेरिस है वो फ्रांस का एक सिटी है। उसके बाद आप देखें कि वो एक आयरिश नॉवलिस्ट हैं, प्ले राइट हैं, पोइट हैं, लिटरेरी ट्रांसलेटर हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा राइटिंग्स को ट्रांसलेट किया था, और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और थिएटर डायरेक्टर भी हैं वो। कुछ ने उनकी राइटिंग्स को अपोज किया और कुछ ने उनको सपोर्ट किया। जिन्होंने अपोज किया उनका बेसिकली व्यू पॉइंट ये था कि जो सैमुअल बेकेट की राइटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली पेसिमिस्टिक हैं, कि वो नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं चीज़ों को। लेकिन जिन्होंने सपोर्ट किया उनका बेसिकली उनका जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि जो सैमुअल बेकेट की जो राइटिंग्स हैं उनमें वो क्या करते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड वार के बाद जो डिस्ट्रक्शन हुई थी उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में 1969 में, क्योंकि उन्होंने जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड था उन्होंने इस पर मज़ीद उन्होंने बात की थी जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उसके बाद क्या था कि वो एक मॉडर्न पोइट हैं, और उन्होंने जो अपनी पहली राइटिंग थी वो इंग्लिश में की थी। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने राइटिंग को इंग्लिश को छोड़ के वो फ्रेंच की तरफ मूव करके थे। उनका बेसिकली ये पर्सपेक्टिव था कि जो फ्रेंच है उसमें लिखना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। और उन्होंने अपनी राइटिंग्स में जो है जो हमारे जो कन्वेंशनल जो ना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एक राइटिंग को करने के, तो उन्होंने इस चीज़ को भी फॉलो नहीं किया। उन्होंने इससे बियॉन्ड बात की है। हम जो प्रीवियस राइटिंग देखते हैं उसमें देखते हैं कि जो राइटर्स हैं वो ऑथर्स हैं जो वो नेचर की सोसाइटी की बात करते हैं, लेकिन जो सैमुअल बेकेट हैं वो बेसिकली ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि वर्ल्ड वार के बाद जो ह्यूज डिवास्टेशन हुई थी, जो वर्ल्ड वार के बाद इनॉर्मस डिस्ट्रक्शन हुई है, वो बेसिकली उनका वो उनको वो पोर्ट्रे करने का ये एम है अपनी राइटिंग्स के अंदर। 1923 से 1927 तक उन्होंने रोमांस लैंग्वेजेस को पढ़ा ट्रिनिटी कॉलेज में, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से अपनी बैचलर्स की डिग्री ली, और 1928 में वो एक इंग्लिश रीडर बन गए। उसके बाद क्या हुआ कि आयरलैंड में इन 1930 में उन्होंने एक वो फ्रेंच लेक्चरार की पोस्ट पे जॉब की, और 1931 में उन्होंने अपनी जॉब से भी रिज़ाइन दे दिया। ओके स्टूडेंट, आप देखेंगे इनका जो बैकग्राउंड था वो प्रोटेस्टेंट एंग्लो आयरिश बैकग्राउंड था, और जो उनका फेमस प्ले है वो वेटिंग फॉर गोडो है। वेटिंग फॉर गोडो में उन्होंने जो करेक्टर्स का पोर्ट्रायल किया है वो बिल्कुल इस तरह दिखाया है जिस तरह वर्ल्ड वार के बाद लोगों के साथ हुआ था, कि लोग अपना पर्पस भूल चुके थे, लोगों का कोई पर्पस नहीं था, लोगों की जो लाइफ थी वो पर्पसलेस हो गई थी, मीनिंगलेस हो गई थी, और डिवॉइड ऑफ पर्पस हो गई थी। तो सेम जो वेटिंग फॉर गोडो के करेक्टर्स हैं उनमें भी इसी तरह ही होता है। उनको नहीं पता कि व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग, और और जो करेक्टर जो सैमुअल बेकेट ने प्ले सिखाई है वो वहाँ पे किस तरह से आए हैं बस। लेकिन वो ये है कि वेटिंग फॉर गोडो में दे आर वेटिंग, कि वो एंटायर प्ले में किसी का वेट कर रहे हैं। वेटिंग फॉर गोडो में हम ये कह सकते हैं कि वो गॉड का भी वेट कर सकते हैं, कि कोई उनको आके बचाए, या फिर वो डेथ का वेट करते हैं ताकि उनको कोई पर्पस मिल जाए, या फिर वो कह रहे हैं कि कोई समवन है जो उनको आके बचाएगा, जो उनको कोई ना कोई पर्पस देगा। दैट नाउ यू कैन सी इन द लास्ट लाइन्स के प्ले सेंटर ऑन द डिलीमा ऑफ मॉडर्न मैन व्हेन ऑल मीनिंग हैज बीन स्ट्रिप्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द कल्चर सर्टेनिटीज इन अ पोस्ट क्रिश्चियन era, and without God the characters wait interminably for God or death or something to bring meaning to their lives. देखें कि उनका जो स्टाइल था बाद में बहुत ज़्यादा प्ले राइट्स ने, पोइट्स ने उनको कॉपी किया था, और अपनी राइटिंग्स में उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी। और इसके बाद जो बेकेट है वो जो हैं वो 20th सेंचुरी के इन्फ्लुएंशियल राइटर हैं। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में और फ्रेंच लैंग्वेज में दोनों में लिखा है आफ्टर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। और उसके बाद क्या है कि वो एक रिनाउंड ऑथर भी हैं ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म के। इन 1937 में वो पेरिस में उनकी डेथ हुई थी, और जब वो पेरिस में रह रहे थे तो वहाँ पे
पेरिस क्योंकि फ्रांस का सिटी है, तो उस टाइम जो जर्मनी जर्मनी ने फ्रांस को ऑक्युपाइड कर लिया था। और बाद में उन्होंने जिन मेंबर्स के साथ जिस टीम के साथ उन्होंने जो फ्रेंच रेजिस्टेंट है उन्होंने मिलके काम किया था, उनको पता ये चला कि जो उनके अपने ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको पकड़ लिया गया है बाय द गेस्टापो। गेस्टापो बेसिकली जो जर्मनी की जो पॉलिटिकल पुलिस है, उनको कहा जाता है। तो उनको पता चला कि वो उनके जो अपने टीम के मेंबर्स हैं वो पकड़े गए हैं, तो उन्होंने खुद को कहीं अनऑक्युपाइड ज़ोन में छुपा लिया था फ्रांस के अंदर ही। और उसके बाद उन्होंने अपनी कंट्री को उन्होंने बेसिकली जो फ्रांस था वो उन्होंने खुद को वहाँ से एक मतलब आज़ाद भी करवाने के लिए और वहाँ से छुपने के लिए भी उन्होंने एज एन एग्रीकल्चर लेबरर का एक जो रोल था वो प्ले किया था। ओके। इन 1945 में वो आइलैंड वापस आ गए। उनको आइलैंड की तरफ से भी, आइलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से भी, और उनको जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उन दोनों की तरफ से उनको प्राइज़ दिया गया था, एंड दैट वाज क्रुक्स डी गोरे। ये उनको जो प्राइज़ मिला था ये फ्रांस की गवर्नमेंट की तरफ से मिला था क्योंकि उन्होंने फ्रेंच रेजिस्टेंस के साथ मिलके काम किया था। ओके, आप यहाँ पे देखें कि उनके जो एज़ अ ड्रामाटिस्ट उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एक उनके अपने राइटिंग्स के अंदर वो ये थी कि उनकी जो राइटिंग है वो पावरफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग है कि जब आप उनकी राइटिंग को पढ़ेंगे तो लाज़मी आप उस चीज़ के बारे में मतलब डीपली सोचेंगे। तो अगर देखें कि डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंसेस ऑन रीडर्स माइंड, के जब हम राइटिंग को पढ़ते हैं तो हमारे जो माइंड है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाता है। जब हम दूसरे किसी राइटिंग को पढ़ते हैं तो हमें इस तरह की फीलिंग या इस तरह का हमारे माइंड के साथ नहीं होता क्योंकि हमें वो स्मूथली राइटिंग की समझ आ जाती है। लेकिन इनके राइटिंग को पढ़ के जो ह्यूमन माइंड है वो क्या होता है कि हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है इनकी राइटिंग्स जो हैं ह्यूमन माइंड के अंदर। और हमें राइटिंग में मिलता है, हमें इनकी राइटिंग्स में नथिंगनेस का एक एलिमेंट मिलता है कि नथिंग टू बी डन, के हमें मतलब कोई भी चीज़ हमें बिल्कुल क्लियरली नहीं पता चलती कि जो ऑथर है वो क्या बताना चाह रहा है। उसके बाद है ये है कि ह्यूमन नेचर के बारे में हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली ह्यूमन नेचर जो है वो किस तरह की है, और उन्होंने ये रिफ्लेक्शन दिखाई है मॉडर्न मैन और सोसाइटी की। और हम देखते हैं कि इसमें नो सर्टेनिटी है। उसके बाद देखें कि हम उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज़ अ प्लेराइट वो किस तरह की है कि उनका कोई प्लॉट नहीं है, उनका कोई एक्शन नहीं है। हम ये देखते हैं कि कोई भी हमें सिचुएशन नहीं पता चल रही, ना हमें कोई उनके कोई बेसिकली उनके प्लेस के अंदर हमें कोई इवेंट के बारे में पता चल रहा है, और ना ये पता चल रहा है कि उन कैरेक्टर्स के दरमियान आपस में क्या हो रहा है। और यही चीज़ हम आज की उन्होंने टुडे सोसाइटी की बात की है कि उन्होंने अपनी राइटिंग में जो भी वो बात करते हैं वो बेसिकली हमारी मॉडर्न सोसाइटी से कहीं न कहीं वो रिलेट कर जाती है। और नथिंगनेस का उनका जो एलिमेंट है वो उन्होंने वो दिखाने की कोशिश की है। एक्जिस्टेंशियलिज़्म की वो बात करते हैं कि उन्होंने ह्यूमन एक्जिस्टेंस की बात की है। लिटिल मूवमेंट है, आप जब ये इसको पढ़ेंगे वेटिंग फॉर गोडो को जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ें तो उसमें देखेंगे कि जो उसमें कैरेक्टर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बल्कि क्या है लिटिल मूवमेंट है। और उन्होंने बेसिकली किस पे फ़ोकस किया है, ह्यूमन कंडीशन पे फ़ोकस किया है। अगेन कि उनकी जो राइटिंग है वो पेसिमिस्टिक है, नेगेटिवली पोर्ट्रे करती हैं। उनकी जो लैंग्वेज है उनको कहा जाता है कि जो बेकेट है वो रियल मास्टर ऑफ लैंग्वेज है, और जो है वो बेयर एंड फंक्शनल है और सिंपल प्लेन है। नेक्स्ट आप देखें उन्होंने जो इसमें थीम्स बताई हैं वो बहुत सारी थीम्स हैं, बट आई हैव रिटन अ फ्यू फॉर यू। कि डेस्पेयर का एलिमेंट है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है क्रेक्टर्स के बिहेवियर में, हम देखते हैं वेटिंग कर रहे हैं, उनको इनसिक्योरिटी है, और उसके बाद लॉस ऑफ होपलेसनेस है। फिर आप देखें कि ह्यूमर एंड द एब्सर्ड, फिर आप ये आपको ह्यूमर भी मिलेगा लेकिन क्या होगा विद द एलिमेंट ऑफ एब्सर्डिटी। और उसमें आप देखें कि उसके बाद बहुत ज़्यादा बोर्डम है, आप प्ले को पढ़ के आप एंजॉय नहीं करेंगे, लेकिन क्या होगा कि यू विल गेट बोर्ड। एंड देन वी हैव सफरिंग, हमें फिर ये पता चलता है कि डेफिनेटली द जो करेक्टर्स हैं दे आर सम सॉर्ट ऑफ सफरिंग। उसके बाद क्या है कि डिग्निटी की बात इसमें की गई है, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ है, अगेन द एलिमेंट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक था वो बेसिकली सैमुअल बेकेट की लाइफ एंड बायोग्राफी के बारे में था। अगर आपको इस तरह के मज़ीद वीडियोस चाहिए तो टिल देन यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल।
Bye and take care. And don't forget to subscribe, comment, and share. Thank you.